देखो अकाउंटिंग का सैंपल नंबर 7 सेमेस्टर 3 पहला क्वेश्चन है। क्या है पहला क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज, बताओ कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। पार्टनर्स कैपिटल पर्सनल, करेंट अकाउंट भी पर्सनल है, शेयर एप्लीकेशन भी पर्सनल है, शेयर अलॉटमेंट भी पर्सनल है। रिवैल्यूएशन क्या होता है? नॉमिनल, याद रखना है ना। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप कितना? 2 हो गया। सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द क्या? नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट 15,000, वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 2 साल के परचेज, कॉमन क्वेश्चन 18,000 है, तो इसका हाफ 9,000 रुपया हो गया। सुपर प्रॉफिट तो 15 माइनस 6,000, 15,000 माइनस 9,000 कितना आएगा? 15,000 माइनस 9,000, 6,000, 6,000 क्या हो गया फिर हम लोग का? नॉर्मल प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए। देख लो आंसर अलग है क्या? इफ द एवरेज प्रॉफिट 80,000 का, नेट टेंजिबल एसेट्स मतलब ये होता है कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख का है, 12% का एनआरआर है, तो वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी वैल्यू ऑफ, इसका आंसर 24,000 है। इसका ना, नॉर्मल प्रॉफिट 24 नहीं होगा, जोड़ करके क्या ना, एवरेज माइनस सुपर, नहीं 6,000 ही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए गलत दिया गया। देखो ये वाला क्वेश्चन बताओ जरा, अगर 5 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड है, 5 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड है और एवरेज प्रॉफिट है 80,000 का, ठीक है। एक काम करो ना, 80,000 का कैपिटलाइज वैल्यू निकाल दो, क्या होगा? 80,000 को ना 100/12.5, पॉइंट हटा, ऊपर में एक तो जीरो आया, यही ना, 125, 25 पचे 125, 2500 के 104, 4 8 है, तो 6,40,000 माइनस कितना? 5 लाख इक्वल्स टू कितना? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन बताओ, पार्टनर्स का करेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है, करेंट कैपिटल दोनों। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द पार्टनर, पार्टनर के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है? खर्चा है, पार्टनर के हिसाब से खर्चा है ना। द पार्टनरशिप विच हैज नो मैक्सिमम लिमिट ऑफ इट्स, जो भी है पार्टनर, इसको क्या कहते हैं हम लोग? एलएलपी। नाम सुने हो? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में मैक्सिमम लिमिट कुछ नहीं है, मिनिमम 2 जन चाहिए और मैक्सिमम नो लिमिट, समझ रहे हो ना? एलएलपी, एलएलपी में मैक्सिमम लिमिट कुछ नहीं है। और नॉर्मल पार्टनरशिप का पूछेगा तो मिनिमम 2 और 20, बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग के केस में, सॉरी 10 और 20, मिनिमम तो 2 चाहिए, मैक्सिमम 10 और 20, बैंकिंग में 10, नॉन बैंकिंग में 20। और ऐसे जनरली पूछेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर तो कितना? 100। एलएलपी में अनलिमिटेड मैक्सिमम है ना, मिनिमम सब में 2 है, 50 हट चुका है। द फर्स्ट स्टेज इन द प्रमोशन ऑफ द कंपनी, कंपनी को प्रमोट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए पहला स्टेप्स क्या होता है? पहले प्रमोशन फिर रजिस्ट्रेशन, है ना। ऑप्शन नंबर देख लो, क्या ए है ना? ओके। Qualification share have to be purchased by, qualification share have to be purchased by auditor of the company, employees of the company, banker या director of the company। ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी जब कंपनी का बीओडी बनता है ना, तो उसको एक फिक्स रहता है, लगभग शायद अभी 30% है, उसके पास कंपनी का 30% शेयर होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन शेयर किसके पास होना चाहिए? कंपनी के डायरेक्टर यानी कि बीओडी। एक बार आंसर वेरीफाई करोगे। प्रीमियम और रिडीम्शन ऑफ डिवेंचरीज कौन सा प्रॉफिट है? इनकम है ना, सॉरी इनकम नहीं है, प्रीमियम ऑन रिडीम्शन ऑफ डिवेंचर। अच्छा, ये तो फिलहाल बन गया लाइबिलिटी, पीआरडी बन गया लाइबिलिटी। मतलब क्या? जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे डिवेंचर होल्डर से 100 रुपया लिए, लेकिन उसको वापस करना है 120 रुपया, तो एक्स्ट्रा कितना देंगे? 20। दैट इज कॉल्ड प्रीमियम ऑन रिडीम्शन ऑफ डिवेंचर। तो 20 रुपया पहले से जुगाड़ कर लेते हैं, जब तक पेमेंट नहीं करते तब तक लाइबिलिटी है, पेमेंट करने के बाद ये एक्सपेंस बन जाएगा। बट फिलहाल ये क्या बनेगा? प्रीमियम और रिडीम्शन ऑफ डिवेंचर क्या है? लाइबिलिटी, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में आता है। अनक्लेम डिविडेंड को बैलेंस शीट में कहाँ पे दिखाएंगे? देखो अनक्लेम डिविडेंड माने लाभ हम डिक्लेयर तो कर दिए, लेकिन अभी तक शेयर होल्डर हमसे लिया नहीं है, तो इसी साल ना पे करेंगे, तो कहाँ पर आएगा? कहाँ गया, कहाँ गया? ऑप्शन क्या है? करेंट लाइबिलिटी होगा।
क्यों बता रहे? क्योंकि अनक्लेम डिविडेंड, हम डिविडेंड डिक्लेयर कर चुके हैं, अभी तक वो लोग क्लेम नहीं किया। मैंने अल्टीमेटली साल भर के अंदर है ना मांगेगा। प्रोविजन फॉर टैक्स, अनक्लेम डिविडेंड, ये सब कुछ क्या होता है? करंट लायबिलिटी। ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस? रेशियो, कैश फ्लो, कॉमन वगैरह वगैरह। तो क्या हो गया? ऑल ऑफ दी। ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब क्या होता है? सॉल्वेंसी, रेवेन्यू, बैलेंस शीट या कंबाइंड? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय सेल्स होता है ना, इसलिए कौन सा? रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियो, क्योंकि दोनों आइटम इनकम स्टेटमेंट का ही पार्ट है। रेवेन्यू मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट भी और सेल्स भी। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन बताओ जरा। टोटल सेल है 4 लाख का, ग्रॉस प्रॉफिट है 80,000 का, नेट प्रॉफिट है 40, तो नेट प्रॉफिट रेशियो विल बी 40,000 है और कितना है? 4 लाख, तो 10% हो गया। अगला क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू द नंबर ऑफ पार्ट, ईच पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी, शेयर्स कहते हैं ना। पब्लिक डिपॉजिट इज कंपोनेंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम, पब्लिक डिपॉजिट किसका पार्ट है? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। ये तो कैश फ्लो तुम लोग है ही नहीं, है क्या कैश फ्लो? आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, एक बार बता देते फिर भी। कंपनी के पास जो भी पैसा आता है या जाता है उसके पीछे का 3 रीजन होते हैं। एक होता है ऑपरेटिंग, कौन सा? ऑपरेटिंग कहने का मतलब देखो तुम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस को इमेजिन कर लेना, ट्रेडिंग को पूरा इमेजिन कर लो। ट्रेडिंग का जितना खर्च है सब ऑपरेटिंग है। कॉस्ट किए हो फैक्ट्री का खर्चा, ऑफिस का खर्चा, सेलिंग का खर्चा, डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, ये सारा का सारा ऑपरेटिंग है। ठीक है, ऑपरेटिंग इनकम कौन सा होता है बिजनेस का? कमाई कहाँ से होता है? मेन सेल से होता है, जो ट्रेडिंग में बाई करके आता है, सेल। क्रेडिटर से जो पैसा मिला, क्रेडिटर से जो पैसा मिला, क्रेडिटर को तो सेल ही ना किए, सॉरी डेटर से पैसा मिला उसको सेल किए थे, तो क्या है? सब ऑपरेटिंग का पार्ट है, मेन काम बिजनेस का वही है। अच्छा, फाइनेंशियल चार्जेस का नाम सुने हो? कॉस्ट शीट जब पढ़े थे तब वहां पे थ्योरी था कि कौन कौन सा आइटम कॉस्ट शीट में आता नहीं है, तो फाइनेंशियल चार्जेस नहीं आता, डोनेशन नहीं आता, याद है? डोनेशन, इंटरेस्ट, ये सब कॉस्ट शीट में नहीं आती। ये जितना का जितना फाइनेंशियल चार्ज है ना, इसको हम लोग कहते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कौन सा? मतलब इमेजिन कर लो, कॉस्ट शीट पूरा का पूरा क्या है? ऑपरेटिंग, समझ गया? उसमें खर्चा भी है और एक ही इनकम है, सेल है ना। अच्छा, तुमको अगर याद करना है फाइनेंसिंग क्या होता है, तो फाइनेंशियल चार्जेस, इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ क्या है? फाइनेंसिंग है ना। या एक और तरीका है इसको समझने का, बैलेंस शीट के लायबिलिटी को इमेजिन कर लो। लायबिलिटी में जिसको इसको रिटर्न देना पड़ता है, इसे शेयर होल्डर को क्या देंगे? डिविडेंड। कौन सा है? फाइनेंसिंग है। लायबिलिटी का जितना भी लेफ्ट साइड में तुमको दिख रहा है ना, उसके बदले जो भी खर्च होता है सबको क्या कहते हैं? फाइनेंसिंग। सबसे ऊपर क्या आता है? शेयर कैपिटल, क्या देंगे? डिविडेंड। नहीं सुनो पहले, शेयर होल्डर को, लायबिलिटी को इमेजिन करो, शेयर होल्डर को क्या देते हैं? नहीं वो अलग है, मेन कैपिटल एम्प्लॉयड वाले का। शेयर होल्डर को क्या देंगे? डिविडेंड। लोन लिए तो क्या देंगे? इंटरेस्ट। डिवेंचर लिए तो क्या देंगे? इंटरेस्ट, है ना। करंट वाला नहीं आता है, करंट वाला ऑपरेटिंग का पार्ट है। तुम करंट वाला इमेजिन करके देखो, अगर कुछ भी करंट लायबिलिटी में आता है तो वो किसका पार्ट है? ऑपरेटिंग का पार्ट है। देख लो, जैसे परचेज ऑपरेटिंग में आता है, और जिससे उधारी में खरीदते उसका नाम क्या है? क्रेडिटर। वही तो करंट लायबिलिटी में चला आता है, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो बेसिकली याद रखना है शॉर्टकट में, तो हालांकि आउट ऑफ सिलेबस है ना। ऑपरेटिंग में कहने का मतलब कॉस्ट शीट पूरा, और कॉस्ट शीट के साथ कनेक्टेड जो भी है वो सारा का सारा कहाँ आएगा? परचेज सेल के साथ कोई भी कनेक्शन है, वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये सब कुछ ऑपरेटिंग का पार्ट है, क्योंकि मेन काम तो बिजनेस का वही है। फाइनेंसिंग के अंदर में कौन सा आएगा? कंपनी का कैपिटल एम्प्लॉयड वाला पार्ट याद रहेगा, उसके बदले जो भी रिटर्न देंगे सब फाइनेंसिंग का पार्ट है। इन्वेस्टिंग में क्या आता है? बैलेंस शीट का सारा फिक्स्ड एसेट्स, कौन सा? करंट वाला नहीं, क्योंकि करंट वाला किसका पार्ट है? ऑपरेटिंग का पार्ट है ना। बैलेंस शीट का, लेकिन एक दो को छोड़ करके वो बताएंगे थोड़ी देर बाद। बैलेंस शीट का जितना भी फिक्स्ड एसेट्स है वो सारा किसमें आता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कौन सा? जैसे बोले कंपनी प्लांट खरीदा, कौन सा एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग, क्योंकि बैलेंस शीट के एसेट्स को टच कर रहा है। मशीन खरीदा, इन्वेस्टिंग। मशीन बेचा, इन्वेस्टिंग। मशीन को बेच करके लॉस हो गया, इन्वेस्टिंग। समझ रहे हो ना। एक और चीज बताओ मेरे को, अगर बिल्डिंग खरीदे कहां पर आएगा? अब बिल्डिंग से अगर मेरे को रेंट मिला, क्या वो ऑपरेटिंग है? एसेट से कुछ भी लाभ होगा वो तो इन्वेस्टिंग ही होगा, तो वो भी किसका पार्ट बन गया? इन्वेस्टिंग का। रेंट मिलेगा तो कहाँ? इन्वेस्टिंग। ठीक है,
हाँ बस थोड़ा सा इमेजिन करना, देखो जितना भी कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट है उसके कनेक्शन में कुछ भी होगा तो सारा फाइनेंसिंग। ये शेयर को इशू किए क्या है, फाइनेंसिंग। डिवेंचर को रिडीम किए, इशू किए, सब कुछ फाइनेंसिंग है। बैलेंस शीट के लायबिलिटी का कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट के साथ कुछ भी कनेक्शन हो सब फाइनेंसिंग है, चाहे इंटरेस्ट हो या डिविडेंड हो। और बैलेंस शीट का नॉन करेंट एसेट्स या कि फिक्स्ड एसेट्स विथ इन्वेस्टमेंट का बात कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कुछ भी होगा सब क्या होगा, इन्वेस्टिंग। और ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस सब नहीं कहें क्योंकि उसमें भी फाइनेंसिंग आता है, इंटरेस्ट वगैरह तो प्रॉफिट एंड लॉस में आता है ना। तो ऑपरेटिंग कहने का मतलब कॉस्ट शीट का सारा आइटम, समझ गए। तो बस अब यहाँ क्वेश्चन है पब्लिक डिपॉजिट। अब ये बताओ पब्लिक डिपॉजिट किसका पार्ट होगा, पब्लिक डिपॉजिट बैलेंस शीट के लायबिलिटी में आता है, किसका पार्ट है, ऑप्शन नंबर बी फाइनेंसिंग है ना। इक्विटी शेयर्स को हम लोग कहते हैं कौन सा, ऑर्डिनरी, रेफर्ड वगैरह वगैरह, क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी है ना। अगर शेयर कहा गया कुछ नहीं कहा गया मैंने इक्विटी होगा है ना। इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 1,00,000, इफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,54,000, इंक्रीज इन करेंट एसेट 78, इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी 64, ईच फ्लो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी विल बी आउट ऑफ सिलेबस। छोड़ेंगे नहीं, सुन लो क्या है ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। देखो मेरा एक बात याद रखना, कैश फ्लो ये बताता है कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है। बहुत ही सिंपल सा, देखो तुम्हारे पास प्रॉफिट है 1,54,000 का, तो क्या तुम्हारे पास 1,54,000 रुपया आया, ये बताओ मेरे को। अगर हम कह रहे हैं कि मेरा लाभ हुआ 1,54,000, तो क्या मेरे को 1,54,000 कैश में मिला, जरूरी तो नहीं है, उसको एडजस्ट करते हैं। देखो अब सुनो ध्यान से, 1,54,000 का लाभ हुआ, मेरे को बताना इंक्रीज इन करेंट एसेट्स क्या। एक बात बताओ, अगर एसेट्स बढ़ा इसका मतलब कैश बढ़ा कि घटा, करंट एसेट्स बढ़ा माने तो कैश बढ़ा ना घटा। देखो एक बात सिर्फ नॉर्मली ध्यान से रखना, अगर कैश बढ़ेगा तो जोड़ेंगे, घटेगा तो घटाएंगे, कैश आएगा तो जोड़ेंगे, जाएगा तो घटाएंगे। बट अब तुम समझो, अगर हम कहते हैं कि करंट एसेट्स बढ़ा, हम थोड़ा सा पिछले में नहीं बताए, देखो करंट एसेट्स में जो कैश आता है, कैश कौन सा एक्टिविटी में आएगा, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग की फाइनेंसिंग, ये किसी में नहीं आता है। जो कैश है वो ना तो ऑपरेटिंग में आता है, ना इन्वेस्टिंग में आता है, ना फाइनेंसिंग में आता है। वो नॉर्मली कैश जुड़ेगा, कैश अगर पॉजिटिव में है तो जुड़ेगा, है ना, कैश कहीं भी नहीं आता है, समझ गए। अब यहाँ से रिलेट करो, मेरे को बताओ कि अगर करेंट एसेट्स बढ़ रहा है, जैसे स्टॉक बढ़ा, स्टॉक बढ़ने के लिए बनाना तो पड़ेगा, बनाने के लिए क्या लगेगा, पैसा लगेगा। तो इमेजिन करो अगर ये करेंट एसेट्स है, अगर कोई भी एसेट्स बढ़ेगा तो उसमें कैश हमेशा क्या होगा, कैश को घटा देगा वो, क्योंकि कैश लगाकर ही तुम क्या करेगा, स्टॉक सामान बनाएगा, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो अगर कोई भी करंट एसेट्स बढ़ता है, या ऐसे इमेजिन कर लेना, मैं ये बता दे है ना, लायबिलिटी में सेम और एसेट्स में उल्टा, मतलब क्या, अगर करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो जोड़ेंगे, करंट लायबिलिटी घटेगा तो क्या करेंगे, घटाएंगे। बट करंट एसेट्स अगर बढ़ेगा तो घटाएंगे, और करंट एसेट्स अगर घटेगा तो बढ़ाएंगे। क्यों कह रहे समझो, अगर मेरा करंट एसेट्स बढ़ा इसका मतलब ही कैश मेरा क्या हुआ, कम गया, क्योंकि बाकी करंट एसेट्स बढ़ने से कैश का वैल्यू, करंट एसेट्स कैसे से ना बनाएगा, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर मेरा करंट एसेट्स घटा, करंट एसेट्स तो कैश बढ़ा। जैसे मान ले डेटर अगर घटा, इमेजिन करो डेटर अगर घटेगा तो कब घटेगा, जब डेटर मेरे को क्या देगा, ऑब्वियस बात है, जब डेटर घटा माने करंट एसेट्स घटा तो ऑटोमेटिकली कैश क्या हो गया, बढ़ा। ये रिलेशन होता है एक्चुअली में। करंट लायबिलिटी का इमेजिन करके देख लो एक बार, अगर कोई भी करंट लायबिलिटी बढ़ रहा है, कैश बढ़ेगा, क्यों, उधारी में खरीदा है तभी ना लायबिलिटी बढ़ा, समझ रहे हो ना। तो लायबिलिटी बढ़ेगा तो जोड़ेंगे और घटेगा तो घटाएंगे। इससे क्रेडिटर अगर घटा तो कब घटेगा, जब पैसा देंगे तब, तो पैसा देने से तो कैश क्या हुआ, क्रेडिटर घटा माने ही तो कैश घट गया, पेमेंट तो कर रहा है, समझ गया ना क्या कहना चाह रहे हैं। ओके अब यहाँ पे गौर करो, ये ऐसे याद करें ना, लायबिलिटी सेम एसेट्स उल्टा, करंट लायबिलिटी का बात करें ना। अब मेरे को बताओ, अगर हम दिखा रहे हैं मेरा प्रॉफिट है कितने का, 1,54,000, ठीक है। अच्छा अब बताओ, अगर करंट लायबिलिटी बढ़ा है कितना, 64,
और करेंट एसेट्स बढ़ा है कितना 78। करेंट एसेट क्या करते हैं, उल्टा करते हैं ना, बढ़ा है तो 78 क्या करेंगे माइनस, और ये 64 बढ़ा है तो इसको क्या करेंगे करेंट एसेट से तो बढ़ा देंगे। तो अल्टीमेटली हमको कितना माइनस करना है 8000, नहीं 6 और 2 8, हाँ 8000 माइनस कर दो, 1,54,000 माइनस 8 तो 1,46,000 ने कितना करेंट एसेट 78,000, 1,54,000 इंक्रीज इन करेंट से 78,000 माइनस करेंगे और इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी 1,40,000 हो रहा है। अच्छा इसको नहीं जोड़े, ठीक है 1,40,000, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए। अच्छा प्रोविजन फॉर इश्यू ऑफ शेयर फॉर अ प्रीमियम, प्रीमियम किस पे था 52 पे, ये कितने पे वेरीफाई करो, प्रीमियम 52 पे था ना, ठीक है चलो। अब नेक्स्ट बताओ, द डेफिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, जो भी है सेक्शन क्या है 4 है ना। अच्छा इफ द पार्टनरशिप डीड इज डैश टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनर्स डैश, अच्छा ये पार्टनरशिप डीड इज डैश इट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनर। अच्छा रिटर्न, एक बार ऑप्शन देखो तो, ये दिया है ना, क्यों बता रहे हैं ये चीज, क्योंकि देखो डीड तो रिटर्न होगा, ये तो हम लोग को पता है, डिड रिटर्न करने के बाद, देखो रिटर्न होने से झमेला कम होता है, लेकिन रिटर्न होने के बाद अगर रजिस्ट्रेशन कराओ तो और कम होगा। ओरल में सबसे विवाद होता है सबसे ज्यादा, रिटर्न में थोड़ा कम, लेकिन रिटर्न करने के बाद अगर रजिस्ट्रेशन भी करा लो तो और बेटर हो गया, समझ रहे हो ना। तो प्रोटेक्ट करना अगर राइट को, अधिकार को प्रोटेक्ट करने के लिए इसका रिटर्न होना, सॉरी रिटर्न के बाद रजिस्टर्ड होना क्या है, समझ गया ना। पार्टनरशिप डीड का रिटर्न तो होगा, डीड माने रिटर्न होगा, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो तुम्हारा इंटरेस्ट जो है ना, तुम्हारा अधिकार मिलेगा, कौन सा, एक पार्टनर दूसरे पे क्लेम कर सकता है, फॉर्म पार्टनर पे कर सकता है, वो राइट तभी मिलेगा ना। इन ऑर्डर टू वैल्यू द गुडविल डैश इज रिक्वायर्ड टू बी कंसीडर्ड, गुडविल को निकालने के लिए क्या कंसीडर करते हैं बताओ, एवरेज प्रॉफिट, एक्सेस प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड या फिक्स्ड कैपिटल। प्रॉफिट के हिसाब से निकलता है गुडविल, कोई भी वैल्यू देख लो, कोई भी मेथड देख लो। द रियल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज, कौन सा पेड अप कैपिटल किया था ना, ऑप्शन नंबर कौन सा डी। 25 नंबर क्वेश्चन है, फाइनेंशियल लिक्विडिटी हैव स्पेशल इफेक्ट ऑन डैश ऑफ द एंटिटी। फाइनेंशियल लिक्विडिटी माने पैसा कितना है, लिक्विड माने ही क्या होता है शॉर्ट टर्म, सॉल्वेंसी बोलेगा तो लॉन्ग टर्म है ना, लिक्विड माने शॉर्ट टर्म, सॉल्वेंसी माने लॉन्ग टर्म, ये क्या हो गया शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। अच्छा ये बताओ करंट रेशियो क्या है 2:1 का, लिक्विड रेशियो 1:1 का है ना, सूद नेट प्रॉफिट रेशियो क्या हो गया 10, अब याद कर लेना थोड़ा 10% है, ठीक है। और है सूद रोखा अनुमात, अच्छा 4 का होगा ना 10%, नेट प्रॉफिट 4 वाला है। अच्छा 3 वाला बंगला में क्या है, सूद मूल है, अरिजीत कहाँ गया, आया नहीं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, हाँ ठीक ठीक ठीक, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है ये 6 से 7 बार है ना। चलो ठीक है, बाकी मैच कर लेना कौन सा होगा, कोई भी एक मिलने से तो होगा, सबका ऑप्शन अलग अलग है, ठीक है देख लेना वो चीज। चलो ये बताओ एवरेज प्रॉफिट मेथड, नंबर ऑफ स्पेसिफिक ईयर, सुपर प्रॉफिट, अच्छा ये देखो पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए ना, 3 का ए। सुपर प्रॉफिट में क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ सुपर नॉमिनेटेड रिटर्न, अच्छा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, एक मिनट क्वेश्चन क्या है, कुछ लिखा है क्या, मेथड और फैक्टर टू बी कंसीडर्ड, एक मिनट कौन कौन सा फैक्टर, जैसे कि एवरेज प्रॉफिट में क्या लेते हैं, नंबर ऑफ स्पेसिफिक ईयर लेते हैं ना, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट लेंगे ना इसके लिए, अच्छा रुको रुको 2 का बाद में करेंगे, रुको जो मिल रहा है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसमें लगाएंगे क्या,
कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के लिए एनआरआर चाहिए, 4 का डी हुआ। चलो हाँ ये हाँ ठीक है, बाकी मिला के देखते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट में क्या होगा? थ्री का ए। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटल इम्प्लॉयड चाहिए। सुपर प्रॉफिट में अमाउंट ऑफ सुपर प्रॉफिट, हाँ यही लगभग थोड़ा मैच कर रहा है। जो श्योर है श्योर वाला देख लो, 1 का सी। हाँ 1 का सी तो एक ही में है, हाँ तब यही परफेक्ट है ना। अच्छा, प्रीमियम ऑफ रिडीम्शन ऑफ डिवेंचर, बोलो। प्रीमियम ऑफ रिडीम्शन ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, सिक्योरिटीज प्रीमियम, बैंक लोन। पहले बैंक लोन का बताओ कौन सा होगा? एक्सटर्नल लायबिलिटी, हाँ कि ना। एसपीआर, सिक्योरिटीज प्रीमियम, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर एक बार होता है, कौन सा लॉस होता है? कैपिटल लॉस। प्रीमियम और रिडीम्शन ऑफ डिवेंचर क्या है? प्रोविजन, है ना। तो 1 का सी। ऑप्शन भी थोड़ा अजीब देती थी। 1 का बी ना, ऑप्शन नंबर सी। मतलब किसी को एक भी परफेक्टली करेक्ट आएगा तो आराम से पूरा आंसर बता देगा, यही उठा के देगा। बोलो, रिजर्व एंड सरप्लस। अच्छा यहाँ बोला गया नेम ऑफ हेडिंग पर, नेम ऑफ एसेट्स और लायबिलिटी, और यहाँ पर हेडिंग कौन सा एसेट्स कौन से हेडिंग में आता है? तो डेटर कहाँ पे आता है? बोलो। करंट एसेट्स, बिल्डिंग बिल्डिंग बिल्डिंग, नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। क्रेडिटर, करंट लायबिलिटी, रिजर्व एंड सरप्लस, इक्विटी एंड लायबिलिटी, ठीक है। बाकी समझ के देख लेना इसमें। 1 का सी, एक ही को है, कोई एक भी परफेक्ट आंसर आएगा तो कर लोगे इसमें, है ना। चलो 30 नंबर, यही उठा के देगा। तुम लोग एग्जाम में जब जाओगे ना तो ये बात देख लेना, जितना क्वेश्चन करके जा रहे हो ना उसका 95% कॉमन मिलेगा। तुम देख लेना, हम बार बार देख लें, ये एक बार का नहीं, हम ये बार बार देखें। अच्छा, इशू ऑफ शेयर बाय द कंपनी इज कंपलसरी, कंपनी को शेयर इशू करना कंपलसरी है, ट्रू है। द अमाउंट ऑफ डिबेंचर इज रिक्वायर्ड टू बी रिड्यूस्ड यूजुअली आफ्टर सर्टेन पीरियड, ये भी ट्रू है। बोथ आर ट्रू बिकॉज द अमाउंट कॉन्ट्राडिक्टिंग कॉज। 30 का ऑप्शन नंबर ए बेटर होगा। कौन सा दिया गया? ये नहीं, ये तो कॉन्ट्राडिक्टिंग है ना। ऑप्शन नंबर बी। 30 का कौन सा आंसर है? डी नंबर, सेपरेट इंडिपेंडेंट। शेयर को इशू करना कंपलसरी है क्योंकि डिवेंचर के वैल्यू को घटाते हैं, हाँ ये भी है कॉन्ट्राडिक्टिंग। ऑप्शन नंबर डी ना, इंडिपेंडेंट कर दो, ठीक। 31 स्टेटमेंट, मोर रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इंडिकेट्स एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ एन एंटिटी। ग्रॉस प्रॉफिट अगर ज्यादा होगा, ग्रॉस प्रॉफिट का रेट ज्यादा होगा मतलब मैनेजमेंट अच्छा है, ट्रू है कि फॉल्स है? With the help of net profit ratio, the relationship between the net profit and the amount of the sales is established. ये भी ट्रू है, नॉट रिलेटेड है बट ट्रू है दोनों। कॉन्ट्राडिक्टिंग तो है नहीं। क्या दिया गया आंसर? 32। It is compulsory to prepare the profit and loss statement and the balance sheet of every joint stock company. True है, because the board of directors of the company are legally bound to present these two statements in the annual general meeting. ये भी ट्रू है और एक दूसरे के साथ क्या है? कनेक्टेड है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? ऑप्शन ही नहीं है क्या? और अच्छा इसका रीजन दिया गया ना, रीजन सिलेक्ट करें तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रीजन है। कॉन्ट्रैक्ट इज द फाउंडेशन ऑफ एनी पार्टनरशिप बिजनेस, किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस में कॉन्ट्रैक्ट बेस है, फाउंडेशन है, ट्रू है। रीजन, क्योंकि फ्यू स्पेसिफिक इश्यूज में नॉट बी कंसीडर्ड इवन द पार्टनरशिप इज प्रिपेयर्ड। अच्छा, पार्टनरशिप फॉर्म इज फॉर्म्ड ऑन द बेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट साइंड बाय द पार्टनर। पार्टनरशिप डीड शुड बी रिटन एंड रजिस्टर्ड, ये तो होबे नहीं करेगा। देयर इज नो स्पेसिफिक रूल रिगार्डिंग द इशू टू बी इंक्लूडेड इन द पार्टनरशिप डीड, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी होगा। आंसर देख लो एक बार।
कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ, ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है, बिकॉज अ कंपनी कैन नॉट रन ओन्स नेम, कंपनी हैज नो फिजिकल ऑफ, नहीं लॉ के नजरिए में अलग आदमी है, क्यों है? अ कंपनी इज अ सेपरेट एंटिटी एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर, ये सी बेटर होगा, है ना? क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना इस चीज को, क्योंकि पूछा गया कंपनी आर्टिफिशियल इंसान है लॉ के नजरिए में, क्यों है? क्योंकि कंपनी को सेपरेट मानते हैं, माने कंपनी एक सेपरेट एंटिटी है अपने ओनर से, माने ओनर अलग है और बिजनेस अलग है, ये ऑप्शन सी होगा। कौन सा दिया गया? एक मिनट, देयर इज नो फिजिकल एक्सटेंशन ऑफ द कंपनीज लाइक ह्यूमन बीइंग, सी बेटर है। आर्टिफिशियल पर्सन तो सर तब भी ही होगा, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। एक मिनट रुको, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ, लॉ के नजरिए में कंपनी आर्टिफिशियल है क्योंकि अ कंपनी इज सेपरेट एंटिटी एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर। हाँ तब ठीक है, बी नंबर सूट कर रहा है, थोड़ा थोड़ा ये रहता है, ये सब्जेक्टिव टाइप का होता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग में, ठीक है बी को बेटर करना है ना। अगला स्टेटमेंट, टिल द डेट ऑफ द ईयर एंडिंग 1/4/2014, 1/4/14 तक द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी was prepared by following the horizontal method, 1/4/2014 तक। अच्छा ये डेट भी थोड़ा याद कर लो, लॉ में काम आएगा। 1/4/14 तक हम लोग कौन किस में बनाते थे? पहला ट्रू है ना, हॉरिजॉन्टल था। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेट लेफ्ट साइड ऑफ द बैलेंस शीट शोज ऑल द एसेट्स, फॉल्स हो गया ना, लेफ्ट में तो लायबिलिटी होता है हॉरिजॉन्टल वाले पे, तो ए ट्रू है और बी फॉल्स। कहाँ है, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36 निकालो जरा इसको, इफ द पार्टनर विथड्रॉ 500 एट द एंड ऑफ ईच मंथ देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्जेबल एट द रेट ऑफ 6% विल बी, है ना 165, वो देख लेना 500 गुना 6/100 इंटू क्या था, एंड ऑफ ईच मंथ था ना, 5.5/12 है ना। अच्छा ये अगला बताओ, इफ डिवेंचर ऑफ 60,000 इज इशूड अगेंस्ट द परचेज ऑफ नेट एसेट्स ऑफ 50,000, 50,000 का संपत्ति खरीदे, कितने का डिवेंचर दिए? 60,000 का, तो 10,000 रुपया ज्यादा दिए ना कम दिए? ज्यादा मतलब ही तो गुडविल, तो ध्यान से करना इस चीज को, क्या होगा? गुडविल होगा, है ना। स्टॉक टर्नओवर है 5 गुना, टोटल सेल्स है 4 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट हम 5 लाख के एसेट्स को खरीद करके 6 लाख रुपए का उसको डिवेंचर दे दिए, मैंने 50,000 का खरीद करके 60,000 का डिवेंचर दे दिए, तो 10,000 एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हैं? गुडविल के लिए दे रहे हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का एवरेज स्टॉक निकालना है। देखो एवरेज स्टॉक निकालने के लिए तुमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ये देखो एकदम लाइन बाय लाइन जाओगे, पहले तो नॉर्मल है, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो में आता है ना, इधर ध्यान दो इसको, स्टॉक टर्नओवर रेशियो में तुम्हारा एवरेज स्टॉक आता है, फॉर्मूला क्या होता है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू COGS बाई एवरेज स्टॉक। मेरे पास स्टॉक टर्नओवर रेशियो है, एवरेज स्टॉक नहीं है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है, बट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा कैसे? सेल्स है 4 लाख का, ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन सेल, ठीक है, तो 4 लाख का 25% मैंने कितना गया? 1 लाख गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है? 3 लाख, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो के बदले 5 बैठा देंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स के बदले कितना बैठा देंगे? 30, इसको ऊपर लाएंगे, इसको नीचे ला देंगे, तो 30,000 बाई कितना हो गया? 5, 5 छक्के 30 मैंने कितना? 60,000, ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी, ठीक है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स ऑफ एन एंटिटी, गुडविल बिजनेस का इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है, क्या पूछा गया है? ट्रू फॉल्स का ना, इंटेंजिबल फिक्स पहला ट्रू है, गुडविल ऑफ इज द वैल्यू ऑफ मिसट्रस्ट ऑफ द कस्टमर ऑफ द एंटिटी, फॉल्स है, ट्रस्ट होता है ना। अकाउंटिंग फॉर गुडविल इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, ठीक है, देयर इज ओनली वन मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, फॉल्स, तो क्या करें? ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, 1 3 ट्रू, ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी।
चलो 40 नंबर बताओ जरा, करेंट रेशियो इज कैलकुलेटेड फॉर डिटरमाइनिंग द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द एंटिटी। पहले तो फॉल्स, सॉल्वेंसी की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ना, करेंट रेशियो इक्वल्स टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी, फॉल्स है, डिवाइड होता है ना। फर्नीचर इज एन एग्जांपल ऑफ करेंट एसेट्स, ये भी फॉल्स है, लग रहा है ये भी फॉल्स होगा। द स्टैंडर्ड करेंट रेशियो 1:2, ऑल आर फॉल्स।